नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। राजस्थान की युवा साध्वी और कथावाचक प्रेम बाइसा की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। जोधपुर पुलिस के मुताबिक 28 जनवरी को साध्वी की तबीयत अचानक खराब हुई और उन्होंने एक कंपाउंडर को बुलाया, लेकिन कंपाउंडर ने जैसे ही इंजेक्शन लगाया, अगले 3 सेकंड में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और फिर उनकी मौत हो गई। साध्वी की मौत के 3 घंटे बाद साध्वी के ही सोशल मीडिया अकाउंट से उनके पिता एक सुसाइड नोट पोस्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर पिता को पता था कि साध्वी सुसाइड करने जा रही हैं और उन्होंने पहले से ही सुसाइड नोट लिख रखा है, तो फिर उन्होंने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? जिसकी 25 साल की जवान बेटी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया हो, वो शख्स अपनी बेटी की मौत के करीब 3 घंटे बाद ही अपनी बेटी की इंस्टा आईडी से बेटी का एक सुसाइड नोट पोस्ट करता है, जिसमें लिखा है कि मुझे कम से कम अपनी मौत के बाद तो न्याय मिलेगा। सवाल है, आखिर क्यों? वो मीडिया वाले मेरे हैंडल करने वाला वो करण 5:30 पे उन्होंने प्राण त्याग दिए। आईडी कौन कौन हैंडल करते हैं आपके अलावा? एक जो पोस्ट की थी मेरी गाड़ी में बैठ के ड्राइवर ने मैंने करवाई वो पोस्ट मैंने करवाई 2-2.5 घंटे बाद थी, आप देख लेना। 5:30 पे 5:29 पे उन्होंने प्राण त्याग दिया और वो पोस्ट कितना बजी हुई आप देख लेना। वो पोस्ट कितना बजी हुई 9:28। जिसकी साध्वी बेटी की संदिग्ध हालत में मौत हो जाए और साध्वी के अनुयायियों के साथ साथ तमाम लोग मौत का सच जानने के लिए पोस्टमार्टम करवाने के हक में हो, लेकिन खुद साध्वी के पिता अपनी बेटी के शव का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दे। सवाल है, आखिर क्यों? मसला ये है कि सर कल 5:15 बजे टाइम के आसपास प्रेम भाई साहब की डेथ हुई थी। उसके बाद में रेगुलर ही इन्होंने डेथ होने के बाद में डॉक्टर के पास ले गए, तब वहाँ मर्द घोषित हो गए। तो डॉक्टर ने बोला पोस्टमार्टम करवा दो। प्रेक्षा हॉस्पिटल के ऑनर ने बोला पोस्टमार्टम करवाइए, तब इन्होंने मना कर दिया कि पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। फिर एम्बुलेंस आई थी पोस्टमार्टम के लिए कि भाई आप बॉडी को ले जाओ, तो एम्बुलेंस में ले जाओ, पर्सनल गाड़ी के अंदर डाल के लेके चले गए। बीमारी की हालत में लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन साध्वी ने एक कंपाउंडर से ही इंजेक्शन लगवा लिया और इस इंजेक्शन के फकत 30 सेकंड के अंदर ही उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनकी जान ही चली गई। सवाल है, आखिर क्यों? प्रेम बाइसा के जो पिताजी हैं वीरमनाथ जी, उनके द्वारा बताया गया कि क्योंकि प्रेम बाइसा अजमेर से आई थी कोई कथा वाचन करके और उनकी तबीयत कुछ खराब थी, नासाज थी, जिस पर उन्होंने किसी कंपाउंडर को ही फोन करके घर पे बुलाया। घर पे आके उन्होंने जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट दिया, कोई इंजेक्शन अगर लगाए, जिसके बाद जैसा वीरमनाथ जी का कहना है उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और फिर उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटल जब उनको लेके गए तो बताया गया कि वहां पे उनकी मृत्यु हो चुकी है, डॉक्टर्स द्वारा बताया गया। क्या हुआ जो उनको अस्पताल लेके जाना? अस्पताल लेके ही नहीं गई। अच्छा, क्या हुआ? घर पे नॉर्मल जुकाम था। अजमेर कथा करके रात को 1:30 बजे आए। 1:30 बजे अजमेर से कथा करके आए और 5:30 5:20 पे उसने जिक्र लगते ही सब कुछ तबाह हो गया। राजस्थान की जानी मानी युवा साध्वी प्रेम बाइसा की मौत को अब 2 दिनों का वक्त गुजर चुका है। पुलिस उनके शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे घर वालों के हवाले भी कर चुकी है और घर वालों ने अपने पैतृक गांव में साध्वी को समाधि भी दे दी है। लेकिन साध्वी की मौत का रहस्य जस का तस है। 28 जनवरी की शाम को जब इंजेक्शन लगाए जाने के बाद साध्वी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो उनके पिता वीरमनाथ और आश्रम के बाकी साधक उन्हें जोधपुर के प्रेक्षा अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक साध्वी की जान जा चुकी थी। ऐसे में सबसे पहला सवाल तो इंजेक्शन के प्रकार और उसे लगाए जाने के फैसले पर ही उठने लगा। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच अपनी बेटी की मौत के बाद साध्वी के पिता वीरमनाथ ने अपने ही ड्राइवर से बेटी के इंस्टा हैंडल पर उसका सुसाइड नोट पोस्ट करवा दिया। सवाल है कि आखिर साध्वी के पिता ने ऐसा किया ही क्यों? साध्वी की सुसाइड नोट वाला पोस्ट आखिर साध्वी के पिता को कहां से मिला? अगर 1 मिनट के लिए ये मान भी लिया जाए कि ये मामला सुसाइड का है और साध्वी ने जानबूझकर कोई ऐसा इंजेक्शन लगवाया जो उनके लिए जानलेवा हो सकता था,
तो फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या साध्वी के पिता को अपनी बेटी के दिमाग में चल रही इन बातों का पता नहीं था? फिलहाल वीरमनाथ इसका साफ साफ जवाब नहीं दे रहे, लेकिन वो इतना जरूर मानते हैं कि अपनी बेटी के इंस्टा हैंडल से वो नोट उन्होंने ही पोस्ट करवाया। आप भी सुनिए, जब इस पोस्ट को लेकर वीरमनाथ से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा। वो मीडिया वाले मेरे हैंडल करने वाला वो करण 5:30 पे उन्होंने प्राण त्याग दिए। आईडी कौन कौन हैंडल करते हैं आपके अलावा? एक जो पोस्ट की जगह थी मेरी गाड़ी में बैठ के ड्राइवर ने मैंने करवाई वो पोस्ट मैंने करवाई 2-2.5 घंटे बाद थी, आप देख लेना। 5:30 पे 5:29 पे उन्होंने प्राण त्याग दिया और वो पोस्ट कितना बजी हुई आप देख लेना। वो पोस्ट कितना बजी हुई 9:28। हाँ, वो गाड़ी में बैठ के मैंने कराई। उनके अंतिम से पापा सीते तो मुझे नहीं मिला, पर जाने के बाद में तो मुझे उम्मीद है इस धरती की कि मुझे मिल जाएगा। साध्वी के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। उनके धर्म, कर्म और प्रवचन का कार्यक्रम अक्सर अलग अलग शहरों में चला करता था। जब भी उन्हें कोई तकलीफ होती तो वो जोधपुर के उसी प्रेक्षा अस्पताल में अपना इलाज करवाती थी, जहां उन्हें आखिरी वक्त पर ले जाया गया। लेकिन 28 दिसंबर को जब उन्होंने डॉक्टर की सलाह लेने की जगह किसी कंपाउंडर से इंजेक्शन लगवा लिया तो सवाल उठने लगे। साध्वी के इस फैसले पर अब खुद उनका इलाज करने वाले डॉक्टर भी हैरान हैं। किस कंडीशन में लेकर आए थे? वो लाए थे तो उनकी कंडीशन बिल्कुल सीरियस ही थी, नियर टू एक्सपायर जैसी थी, और फिर भी उनके फादर बहुत क्राई कर रहे थे। उन्होंने खूब रिक्वेस्ट की तो हम लोगों ने जो CPR देते हैं कोई भी पेशेंट के लिए, जब भी हमारे पास आता था हमारा फर्स्ट यही रहता है हम कैसे भी करके उसकी जान बचाएं। तो हम लोगों ने CPR वगैरह दिया था, पर उसके बाद भी हम उनको रिवाइव नहीं कर पाए। वो मेरे पास यूजुअली ट्रीटमेंट के लिए आती थी जब उनको जुकाम वुकाम होता था या गला खराब होता था। वो हमेशा यही रिक्वेस्ट करती थी मुझसे कि डॉक्टर साहब मुझे कल कथा में जाना है, मेरा आप गला ठीक कर दो, मुझे आगे ये भक्ति में जाना है, ये ठीक कर दो। अच्छा सर, आपने जिस तरीके से ब्रॉड डेथ आई थी उसके बाद आपने नज़दीकी थाने को भी सूचना दी थी, क्या कहा था आपने? नहीं, हम लोगों ने उसको बस मैसेज डाल दिया था। जाहिर है पूरा मामला ही रहस्यमयी है। ऐसे में पुलिस की सारी तफ्तीश फिलहाल साध्वी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि कल को अगर ये पता चलता है कि मौत से पहले साध्वी को कोई जहरीली चीज दी गई थी तो फिर मामले की जांच की दिशा ही बदल जाएगी। उसके बाद साध्वी के आईडी से किए गए पोस्ट और वायरल वीडियो से उन्हें की गई ब्लैकमेलिंग की कोशिश का मामला भी इस इन्वेस्टिगेशन का एक अहम हिस्सा होगा। प्राइमा फेसी जो पिता द्वारा घटनाक्रम बताया गया है वो लगभग उसकी पुष्टि होती है, जो घटनाक्रम है उसकी, परंतु कोई इसके अंदर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी के बाद कुछ कहा जा सकेगा, मेडिकल एक्सपर्ट से बताएंगे एग्जैक्टली कॉज ऑफ डेथ क्या है, उसके बाद हम और ढंग से मूव करेंगे। मीनवाइल FSL टीम द्वारा जो आश्रम है, जो उनका लास्ट जगह थी जहां वो अलाइव थे, प्लेस ऑफ इंसिडेंट जो है उसको सिक्योर कराया गया। FSL टीम द्वारा उसका निरीक्षण किया भी गया है और पुनः ऐसी कोई नई चीज आएगी तो निरीक्षण पुनः उस लाइट में भी किया जाएगा। वैसे लोग बेशक प्रेम बाईसा के पिता की भूमिका को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पिता खुद इस मामले में सही जांच करवाकर अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। संत वीरमनाथ ने साध्वी के आखिरी घड़ियों की बात भी खुलकर बताई। ये भी बताया कि उनकी मौत कैसे हुई और आखिरी वक्त पर उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रेम बाईसा के समाधि के मौके पर उन्होंने इस मामले को लेकर क्या बोला, आप भी सुनिए। सही मेडिकल रिपोर्ट आई तो सब कुछ सामने आ जाएगा, सब कुछ जो भी स्थिति है वो रिपोर्ट सामने लाओ जितना जल्दी हो सके। तो तबीयत की कर खराब हुई नॉर्मल जुकाम था, केवल गले में खराश था। उनका लगातार कार्यक्रम था, कल का भी कार्यक्रम था, बड़ा कला आज का भी था 3 दिन का। उसके बाद में चंडीगढ़ का कार्यक्रम था, उसके बाद में हमारे वहाँ अजमेर में कार्यक्रम था जहाँ योगी जी का और राजस्थान का मुख्यमंत्री बालकनाथ जी का कार्यक्रम था, प्रतिष्ठा का 4 दिन का कार्यक्रम मायरा का। वहाँ पे लगातार कंटिन्यू उनके कार्यक्रम थे। केवल 28 तारीख को ही उनको रेस्ट थी और हल्का सा जुकाम हो गया तो खराश थी गले में, तो कब था कि गुरुजी के एक थोड़ा सा बुला दो कोई ट्रीटमेंट वाला हो। तो मैंने बोला हमेशा परीक्षा हॉस्पिटल जाते हैं, पर कहने नहीं इतना मेरे कुछ है नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट बोला। और डॉक्टर आया और 30 सेकंड के उनकी हालत नाजुक हुई। उसके बाद में कुछ एक ही शब्द बोला, मुझे जीते जी तो न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम श्वास तक मैं सनातन के लिए जी हूँ और मुझे जाने के बाद भी ये सनातन न्याय दिला दी।
अपनी मौत से पहले और आखिरी नोट में भी साध्वी ने अपने लिए इंसाफ मांगा था। असल में साध्वी का कहना था कि उन्हें और उनके पिता को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने उनका निजी वीडियो वायरल कर दिया था, जिसमें उन्हें इंसाफ नहीं मिला। अब इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, साध्वी प्रेम बाईसा का इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया ये सुसाइड नोट देखिए, जिसने इस मामले को बुरी तरह से उलझा दिया है, क्योंकि उनका ये सुसाइड नोट उनकी मौत के पहले नहीं बल्कि मौत के करीब 3 घंटे बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं व पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। जाहिर है इस सुसाइड नोट में वो अपनी मौत की बात भी लिख रही है और साथ ही अग्नि परीक्षा देने की पेशकश करने का भी जिक्र कर रही है। वो पेशकश जो वो पहले भी वायरल वीडियो के सामने आने के बाद कर चुकी थी, यानी उनकी मौत का कनेक्शन उस वायरल वीडियो से भी जुड़ता है जिसने उनकी और उनके गुरु की जिंदगी में भूचाल ला दिया था। डॉक्टर अशोक शर्मा, जोधपुर, आज तक। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही वो है 6 महीने पुराना वो वीडियो जो तब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पर सवाल ये है कि अब 6 महीने बाद जब वो मामला पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका, तो फिर साध्वी ने खुदकुशी क्यों की? 13 जुलाई 2025 यही वो तारीख थी जब साध्वी प्रेम बाईसा का एक प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस वीडियो को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जाने लगे। इस वीडियो की तस्वीरों को हम आपको हूबहू तो नहीं दिखा सकते, लेकिन वीडियो में दिख रहे मंजर के बारे में आपको जरूर बता सकते हैं। ये वीडियो जोधपुर के उसी कुटीर आश्रम का बताया जाता है जहां साध्वी प्रेम बाईसा की रिहाइश थी। वीडियो की तारीख के मुताबिक ये तस्वीरें 8 जनवरी 2021 की रात 10:22 की है। वीडियो में साध्वी एक कमरे में बिस्तर पर लेटी नजर आ रही है, जबकि कमरे में आती जाती एक महिला उनसे बातचीत कर रही है। इस बीच भगवा वस्त्र पहने, सिर पर पगड़ी लगाए एक शख्स सीधे साध्वी के कमरे में पहुंचता है और साध्वी के गालों को छूकर उन्हें पुचकारने लगता है। इसके बाद साध्वी बिस्तर से उठती है और उस आदमी के गले लग जाती है। वो शख्स भी साध्वी को आलिंगन करते हुए थोड़ी देर के लिए उन्हें गोद में उठा लेता है। बस इसी वीडियो के बहाने सोशल मीडिया पर लोग साध्वी और उनके साथ नजर आ रहे शख्स को जज करने लगते हैं और उनके आचरण पर सवाल उठाए जाने लगते हैं। असल में वीडियो में नजर आ रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि साध्वी का गुरु वीरमनाथ है, जिसे साध्वी अपना पिता बताती थी। लेकिन एक गुरु और पिता के साथ साध्वी की इन निजी तस्वीरों ने साध्वी और उनके गुरु के रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए। ये और बात है कि तब साध्वी ने इस वीडियो के लीक होने पर न सिर्फ आश्रम के ही कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, बल्कि इसे लेकर अपनी सफाई भी दी। साध्वी ने तब बताया था कि ये तस्वीरें तब की है जब वो गहरे अवसाद में थी और उनके पिता उनसे गले लगकर उन्हें ढाढ़स बंधा रहे थे। साध्वी ने इस वीडियो को लेकर जो शिकायत पुलिस में दी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें बदनाम करने के इरादे से उनके आश्रम के ही कुछ लोगों ने साजिशन इस वीडियो को वायरल किया था और इसे वायरल होने से रोकने के लिए उनसे 20 लाख रुपए की मांग की गई थी। साध्वी ने जिन लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया था, उसमें उनके आश्रम में काम करने वाले जोगाराम, उसकी पत्नी कृष्णा और ड्राइवर रमेश के अलावा 2 और लोग शामिल थे। साध्वी ने तब बताया था कि इन्हीं लोगों ने आश्रम में लगे CCTV कैमरे की फुटेज चोरी से निकलवाई और उस फुटेज को उन्हें बदनाम करने के लिए वायरल कर दिया और ऐसा करने से पहले उनसे अवैध वसूली की भी कोशिश हुई। 20 लाख रुपए मांगे गए।
इस वीडियो के वायरल होने के बाद साध्वी, उनके गुरु वीरमनाथ और आश्रम की साख को बट्टा तो लगा ही, साध्वी के कई असाइनमेंट्स भी कैंसिल हो गए। इस वीडियो ने उनकी जिंदगी में कितना असर डाला, इसका अंदाजा आप बस इसी बात से लगाइए कि साध्वी ने इस वीडियो के सामने आने के बाद कथित तौर पर शंकराचार्य समेत दूसरे बड़े संतों से बात की थी और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा तक देने की बात कही थी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब साध्वी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए उनके सुसाइड नोट ने उनकी मौत को इसी वायरल वीडियो से जोड़कर रख दिया है। कुछ असामाजिक तत्वों ने षड्यंत्र के जरिए वीडियो वायरल कर दाग केवल मेरे चरित्र पर ही नहीं बल्कि इस भगवे पर व सनातन संस्कृति पर भी लगाया है। तो मेरा सभी संत महात्माओं से अर्ज है कि मेरी अग्नि परीक्षा के लिए स्थान व तारीख निश्चित करके मुझे कृतार्थ करें। डॉक्टर अशोक शर्मा, जोधपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।